तो चलिए आज का इंतजार भी खत्म हुआ। मैं फिर आ गई हूँ, बहुत देर कर दी आते आते का तीसरा एपिसोड लेकर। लेकिन याद दिला दो, सब्सक्राइब करना भूल तो नहीं गए। तो चलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब तक आपने सुना कि प्रतीक आरती को फ़ोन करता है, लेकिन आरती इतनी रात बात नहीं करना चाहती क्योंकि यह इस उम्र में शोभा नहीं देता है। प्रतीक आरती को समझाते हुए, आरती अब किसी बंधन में मत बंधो, खुलकर जियो, खुलकर बात करो, क्या शोभा नहीं देता हमें? खुलकर बात करना इस उम्र में अपराध है क्या? आरती, मैंने ये तो नहीं कहा। प्रतीक, तो खुलकर बात क्यों नहीं करते तुम? क्यों अब यह हमें शोभा नहीं देता? अब बताओ जरा। आरती, प्रतीक कल मिलते हैं, तो कौन सी बात लेकर बैठ गए हो? ये कहकर फोन कट कर दिया आरती ने। यह देखकर प्रतीक, कब तक सिर्फ दूसरों के बारे में सोचोगी आरती? क्यों खुलकर जी नहीं पाती हो तुम आज? प्रतीक फोन रख कर फिर से आरती के ध्यान में होने लगा। शुरू से ही आरती अपनों से ज़्यादा दूसरों की खुशी देखती थी। कोई आ रहा है, कोई देख लेगा, आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा, ये कॉमन शब्द थे आरती के लिए। यहाँ तक कि अपनी मनपसंद चीज़ों पर भी अपना हक नहीं दिखाती थी। छोटे भाई बहन को भी आरती ने ही बिगाड़ रखा था। खुद से ज़्यादा उसकी खुशी पर ध्यान देती थी आरती। कभी कभी तो प्रतीक झल्ला कर कई बार कह चुका था कि आरती, मैं गलत इंसान को दिल दे बैठा, ये दिल गलती कर बैठा आरती। मुझे तो डर है कि तू मेरे प्यार के रास्ते चल भी पाओगी कि नहीं। आरती की आंखों में आंसू आ जाते थे ये सुनकर। तब प्रतीक को ही मीठी मीठी बातें भूलकर आरती के आंसुओं को पोंछना पड़ता था। प्रतीक चाहता था किसी बात पर आरती उसके साथ तकरार करे, किसी बात पर अपना अधिकार जताए, लेकिन आरती को तो ये सब आता ही नहीं था। टकरार तो छोड़ो, अधिकार तक नहीं मांगती थी अपना। इस बात पर भी प्रतीक अपनी नाराज़गी जाहिर भी करता था आरती के सामने, तो बस उसका जवाब यही होता था, तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। और यही बात सुन प्रतीक फिर से उस पर प्यार जता जाता था। साथ जीने मरने की कसम खाने वालों को इस जन्म में साथ मिलना तो नहीं हुआ था। दोनों किस्मत के आगे बिछड़ कर रह गए थे। प्रतीक को उम्मीद थी कि कहीं आरती थोड़ा हौसला दिखाती तो उसका प्यार मुकम्मल हो जाता, लेकिन आरती ने परिवार के आगे अपनी सहमति जताई और अपने पिताजी की देखे रिश्ते को स्वीकार किया। 7 जन्मों में बांधने का सपना देखते थे, इस जन्म ही उनका प्यार सार्थक नहीं हो पाया। आज भी फोन पर आरती से बात करते हुए मन ही मन प्रतीक, तुम आज भी नहीं बदली आरती, तुम आज भी जी खोल कर जीने से डरती हो। प्रतीक और आरती दोनों ही अपने बीते लम्हों में खोए हुए थे। सुबह आज भी आरती अपने पेड़ पौधों पर पानी दे रही थी, लेकिन उसकी नज़र थी बाहर गेट की तरफ कि प्रतीक आ रहा है कि नहीं। कुछ देर में उसके इंतजार सार्थक हुए। प्रतीक आ चुका था और उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। प्रतीक मुस्कुराते हुए आरती को देख रहा था और आरती देखते हुए छांव की तरफ बैठने चली गई। प्रतीक बैठते हुए एक पेड़ के नीचे, तुम भी बैठो। आरती, तुम बैठो प्रतीक, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये कहकर आरती भीतर जाकर एक पानी की बोतल लेकर आई और उसे देते हुए उसके पास बैठ गई। प्रतीक बोतल से पानी पी रहा था। आज धूप भी ज़्यादा थी, लेकिन इस छायादार पेड़ के नीचे बैठे प्रतीक और आरती दोनों को ही राहत मिल रही थी। प्रतीक चुप था, जिसे देखकर आरती, क्या हुआ, चुप हो? प्रतीक, तुम्हें तो पसंद नहीं है मेरी बातें। आरती, ऐसा नहीं है प्रतीक, कल के फ़ोन काटने से नाराज़ हो अब तक? प्रतीक चुप था और उसकी चुप्पी जाहिर कर रही थी कि उस बात को लेकर ही वो नाराज़ है। आरती, प्रतीक चुप बैठने के लिए आए हो क्या यहाँ? प्रतीक, कल तुम्हें देख यहाँ पूछना तो भूल ही गया कि तुम यहाँ कैसे पहुँची। ये सुनकर आरती की आंखें नम हो गई, जिसे देखकर प्रतीक, क्या हुआ, आँख क्यों भर आई तुम्हारी? आरती, प्रतीक, ये सवाल अब कोई नहीं पूछता कि मैं कैसी हूँ। आज तुम्हारे मुँह से सो बस यूं ही आंख भर आई। प्रतीक, आरती,
कभी सोचा नहीं था कि हम कभी इस हालात में मिलेंगे। अपनों के होते हुए भीड़ में भी इस तरह तन्हा हो जाएंगे। प्रतीक फिर से, लेकिन तुम यहाँ कैसे आरती? आरती, इसका क्या जवाब दूँ मैं प्रतीक? प्रतीक, तो तुम अपने घर क्यों नहीं गए? तुम्हारे भैया भाभी तो अब भी है वही। आरती, प्रतीक, औरतों का अपना घर नहीं होता है। पहले मायके में बोझ रहती है, फिर ससुराल को अपनाती है, फिर संतानों के घर में रहती है। अगर उन्हें वहाँ जगह नहीं मिली तो ये वृद्धाश्रम है हम लोगों के लिए। अब समझ ही गए होंगे तो। आरती, इस प्रतीक ये सुनकर, फिर भी आरती, मायके चले जाना चाहिए था तुम्हें। आरती, किस मायके की बात कर रहे हो प्रतीक? माँ बाप के गुजरे ज़माना हो गया है। जब खुद का बेटा मुझे संभाल नहीं सका तो दूसरों पे आश्रित क्यों रहो? प्रतीक समझ रहा था आरती की बातों की गहराई को। जो कहा वो बिल्कुल 100% सच था। आजकल बच्चे एक माँ बाप को पाल ही नहीं पाते हैं। फिर प्रतीक इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए देखने लगा। कितने ही वृद्ध और वृद्धा का ये आश्रम बसेरा बन चुका था। अपनों के रहते सब बेगाने अपनों जैसी रहने। प्रतीक को कहीं खोए देख आरती, प्रतीक तुम कैसे हो और यहाँ जबलपुर में क्या कर रहे हो? प्रतीक की तरफ देख आरती, प्रतीक तुम नहीं बताओगे अपने बारे में? प्रतीक, क्या बताओ? एक साधारण आदमी की तरह जी रहा हूँ। पूर्णिमा हर मोड़ पर मेरा साथ देती रही। आरती, हाँ पूर्णिमा, शोभा ने बताया था मुझे कि तुम्हारी पत्नी का नाम पूर्णिमा है। प्रतीक, बहुत अच्छी थी वो आरती। मेरा, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का पूरा ख्याल रखती थी। जो छवि कभी मैंने तुम्हारी नहीं बनाई थी, पूर्णिमा न जाने कब वहाँ जाकर न स्थान बना चुकी थी। आरती, खुशकिस्मत हो तुम। प्रतीक पूर्णिमा को याद करते हुए, जानती हो आरती, तुम्हारी तरह उसकी भी गणित कमज़ोर थी, लेकिन पता नहीं घर के खर्चे बहुत अच्छी तरह संभाल लिया करते थे। आरती, जिम्मेदारी पाई पाई का हिसाब सिखाती है प्रतीक। हम औरतों को अपनी गृहिणी में निपुण होने की कला बचपन से ही सिखाई जाती है। प्रतीक, ठीक कहा तुमने, ये कला औरतों को ही आती है। प्रतीक, पूर्णिमा बहुत ही अच्छी पत्नी और माँ साबित हुई है आरती, लेकिन बहुत जल्दी साथ छोड़ गई मेरा। शादीशुदा जिंदगी में जब तक वो थी किसी बात की टेंशन नहीं थी मुझे, लेकिन अब तो बस एक आह निकल कर प्रतीक के चलती सांसों के साथ रह गई। आरती, प्रतीक, लेकिन तुम लोग अलग अलग भागों में कैसे बट गए? प्रतीक, जब तक पूर्णिमा जिंदा थी तब तक बच्चों का आना जाना लगा रहता था। कभी लगा ही नहीं कि यही बच्चे मेरे घर के टुकड़े करने वाले हैं। घर पोते पोतियों से भरा होता था। जानती हो आरती, पूर्णिमा बहुत खुले विचारों की थी, बहुत अच्छी थी वो। बार बार पूर्णिमा का जिक्र करते देख आरती, आखिर में मुझे भुला ही दिया तुमने। प्रतीक ये सुनकर बस देखता रह गया आरती को। फिर कुछ देर बाद, तुमने प्यार करने का हक जो छीन लिया था मुझसे। आरती, अच्छा लगा प्रतीक ये जानकर कि तुम खुश थे। प्रतीक, क्यों, तुम खुश नहीं थी? आरती, मैंने ये तो नहीं कहा। प्रतीक, तुम्हें थोड़ा वेट करना था आरती, एक बार मुझ पर भरोसा करके देख सकते थे। आरती, जो हो गया उसे याद करके क्या फ़ायदा होते? प्रतीक, कितनी अजीब बात है ना आरती, सरकारी नौकरी सिर्फ तुम्हें पाने के लिए खोजता रहा। नौकरी तो रह गई, लेकिन तुम कहीं पीछे छूट गए। दोनों ही एक ऊंची सांस लेते हुए अफसोस जाहिर कर रहे थे। जैसे उस समय को रोक पाते तो हालात कुछ और होते। रह रहकर कुछ देर बैठने के बाद प्रतीक अपने मोबाइल से समय देखने लगा। 12 बजने को थे। आरती, कोई काम है क्या प्रतीक, बार बार टाइम देख रहे हो? प्रतीक, चलता हूँ आरती, कल फिर आऊँगा। आरती, इतनी जल्दी भी क्या है प्रतीक, थोड़ी देर और बैठ सकते हैं। प्रतीक थोड़ा घबराते हुए, नहीं आरती, मुझे जाना होगा, मैं अभी 2 महीने हूँ यहाँ, कल फिर आऊँगा फिर से मिलने के लिए। ये कहकर प्रतीक चला गया। आरती को समझ नहीं आया कि कल भी प्रतीक इसी समय चले गए थे, आज भी इसी समय गए, लेकिन बार बार पूछना उसे भी सही नहीं लगा। प्रतीक घर पहुंचकर कॉलिंग बेल देने पर उनकी छोटी बहू ने दरवाज़ा खोला। उसकी छोटी बहू सपना देख कर, अब यही काम रह गया है मेरा, आपका इंतज़ार करना। प्रतीक ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में जाने लगे। सपना चिल्लाते हुए,
खाना गर्म कर खा लीजिए, मेरे सिर पर दर्द है। प्रतीक ये सुन अपने कमरों में जाकर बैठ गया। पूर्णिमा की तस्वीर को देखकर पूर्णिमा तंग आ गया हूँ मैं अकेले खाते खाते। लेकिन पूर्णिमा क्या जवाब देती? वो जिस जगह गई है वो हालात उसके बस में है कहाँ। हाथ मुंह धोकर प्रतीक ने किचन में जाकर खाना गर्म किया। खाने में कल की बासी भोजन ही था, रोज की तरह। सपना का ये रोज का ही ड्रामा था। जब भी कुछ पूछो तो हर बात में तर्क के साथ प्रस्तुत रहते। एक बार आज भी प्रतीक पूछने की हिम्मत दिखा सपना के पास जाने लगा, लेकिन फिर से वही अशांति, वही कनाह से बचने के लिए प्रतीक ने उसी भोजन को गर्म करके टेबल पर जाकर बैठकर खाने लगा। 1 बजे के बाद तो ये खाना भी नसीब नहीं होता। प्रतीक अच्छी तरह से जानता था कि बड़ी बहू सरोज की जैसी उसकी छोटी बहू सपना नहीं है। जब तक सरोज के पास रहते तब तक तो प्रतीक को कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। सरोज और प्रतीक की काफ़ी जमती है। सरोज बहू कम बेटी का फर्ज ज़्यादा निभाती है। प्रतीक अपने छोटे बहू के पास आना तो नहीं चाहता है, लेकिन बड़े बेटे आदित्य उन बेटों की तरह नहीं है जो ये कह सके कि पिताजी आप हमेशा के लिए यहाँ रह जाओ, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तभी छोटी बहू फ़ोन पर अपनी सहेली के साथ, नहीं यार, इस बार किटी पार्टी का अरेंजमेंट किसी दूसरे के घर में कर लो। 4 दिन हुए हैं, ससुर मास है, आध हम के हैं, अब तो 2 महीने की छुट्टी हो गई हमारी। प्रतीक के कानों में ये आवाज़ पड़ रही थी खाते खाते। अब तो आंसू भी नहीं आते थे। मुश्किलों से गुजर करने के लिए बस निवाना में भीतर जाता था। प्रतीक जानता था कि सपना उसके साथ क्या क्या करना चाहती है। इस जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए उसका रोज ही नया ड्रामा चलता रहता है, जिससे कि प्रतीक खुद ही कह दे कि वह छोटे बेटे के पास नहीं रहेगा। यह बात उसने अपनी बड़ी बेटी बहू सरोज को बताया भी था। तब वो बड़ी संगीनता से ये कह गई कि पापा, मैं भी चाहती थी कि आप यहीं रह जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आदित्य नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों भाई की जिम्मेदारी वो अकेले क्यों निभाए। अपना सीखा ही होता है तो दूसरों से कैसी शिकायत। सही है कि एक माँ बाप 10 बच्चों को बिना झिझक के पाल पोस सकते हैं, लेकिन 10 बच्चों में से किसी की हिम्मत एक कहने की नहीं होती है कि माँ बाप का बंटवारा नहीं होगा। उन्हें अकेले मैं रखूँगा। जिस दिन दोनों बच्चों के पालने के लिए माँ बाप दिन रात एक कर लेते हैं, इसी पर एक दिन एक अकेला इंसान ही बोझ हो जाता है। बुढ़ापा। इस तरह का बुढ़ापा अगर आपका और मेरा हुआ तो डर लगना लाजमी। आरती और प्रतीक दोनों ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। क्या दोनों कुछ फैसला ले पाएंगे? क्या आरती प्रतीक की सच्चाई जान पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो फिर एक लंबा इंतजार आपका और मेरा अगली रात के लिए।